हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वीडियो नंबर 4। जैसा आप सबको मालूम है, हम लोग क्या पढ़े, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम बात करें, अभी तक हम लोग ने 4 पॉइंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट की बात किया था कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 2 हमने बात किया था कि फीचर्स ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम थर्ड पॉइंट्स की बात करें, हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि कंडीशंस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि कोई एटम्स ऑयल्स मॉलिक्यूल्स हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कब शो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कब मॉलिक्यूल्स के लीनियर मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं। अगर नेक्स्ट हम और लास्ट पॉइंट्स की बात करें, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोगों ने वाइब्रेशन वहाँ पे फंडामेंटल वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? फंडामेंटल वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और फंडामेंटल वाइब्रेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट आपका होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। अगर यहाँ पे बात करते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं और बेंडिंग वाइब्रेशंस आपके 4 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपका जो होते हैं वो आपके पहला होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल, तीसरा अगर बात करें यहाँ पे आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन जो आपका 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपकी पहले होती है सेसरिंग होती है, दूसरी नेक्स्ट आपकी क्या हो जाती है? रॉकिंग हो जाती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका होता है वैगिंग, और लास्ट आपका होता है ट्विस्टिंग। लास्ट आपका क्या होता है? ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो अभी तक अगर हम बात करें, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आइए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे हमको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर समझने काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए यहाँ पे पहले नेम से क्लियर करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हार्मोनिक का जनरली यहाँ पे अगर मीनिंग लिया जाए तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हार्मोनिक का मीनिंग होता है पीरियोडिक, और ऑसिलेटर मतलब होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है? ऑसिलेशन। कहने का मतलब जब कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हमारा पीरियोडिक ऑसिलेशन को परफॉर्म करता है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझने के लिए। अभी यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा पीरियोडिक। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? पीरियोडिक। अगर हम पूछें आपसे कि पीरियोडिक्स क्या होते हैं, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि व्हाट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक क्या होता है, आप कहेंगे कि कोई भी फंक्शन हो एक टाइम इंटरवल के बाद, अगर आपका फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपका रिपीटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपकी क्या करती है? रिपीटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, उसी हम कहेंगे रिपीटिंग प्रॉपर्टीज। समझ में आई बात? अब देखिए अगर हम बात करें कोई भी फंक्शन हो, जब फंक्शन आप कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल्स आपके फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीटिंग प्रॉपर्टीज को अगर शो कर रहा है, तो देन हम क्या कर सकते हैं? वो पीरियोडिक है। अगर एग्जांपल की बात करें, एक आदमी है, वो कहीं ए पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति अपना जर्नी स्टार्ट करता है, हम मान लेते हैं वो ए पॉइंट से अपनी जर्नी को क्या करता है? स्टार्ट करता है। तो अगर वो ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, वो कुछ समय के लिए ट्रेवल किया, उसके बाद ट्रेवल करने के बाद आफ्टर टाइम टी वो क्या होता है? यहाँ पे हम मान लेते हैं टाइम। वो आफ्टर टाइम टी वो क्या करता है? इस ठीक पोजीशन पे कर सकते हैं, पॉइंट बी पे पहुंचा। और जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो वहां पे वो कुछ समय के लिए वेट किया। क्या किया? कुछ समय के लिए इसने रेस्ट किया। उसके बाद फिर से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, फिर पॉइंट बी तक गया, बी से कहाँ गया? सी पॉइंट से स्टार्ट किया, डी पॉइंट पे गया, डी पॉइंट जाने के बाद फर्दर उसने क्या किया? रेस्ट किया। उसके बाद फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। अगर हम मान लेते हैं वह ए से बी पॉइंट टी टाइम में गया, तो टी टाइम में जाने के बाद वो टी टाइम रेस्ट भी कर रहा है। तो देन अगर वो टी टाइम फिर ट्रेवल किया, फिर टी टाइम रेस्ट किया, फिर टी टाइम उसने ट्रेवल किया, और फिर टी टाइम उसने रेस्ट किया। आप देख सकते हैं कि जब यह पर्सन अपनी जर्नी को पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तो वो क्या हुआ? बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद टाइम टी में उसने क्या किया? रेस्ट करने के बाद उसने फिर अपने डिस्टेंस को क्या किया? ट्रेवल किया सी टू डी। उस टी टाइम में देन वो टी क्या किया? फिर से रेस्ट किया। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो पर्सन है वो टी टाइम इंटरवल के बाद वो क्या कर रहा है? अपने आप को टी टाइम के लिए ही क्या कर रहा है? रेस्ट दे रहा है। अगर हम बात करें, जैसे आपका स्कूल या कॉलेज की टाइमिंग, अगर हम बात करते हैं, अगर आपका स्कूल या कॉलेज
टाइमिंग आपका मॉर्निंग का 10 AM है, मॉर्निंग का 10 AM है। अब बताइए यह एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि डेली आपका कॉलेज 10 AM पे ही ओपन होगा, डेली आपका कॉलेज क्या होगा 10 AM पे ओपन होगा। और अगर क्लोज टाइम बता दें जो आपका स्कूल बंद वो 4 PM पे बंद हो रहा है तो आप कहेंगे यह एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि डेली आपका जो कॉलेज है वो फिर PM पे ही क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। यहाँ पे एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, जैसे अगर यहाँ पे बात कर ले कि अगर हम लोग क्या करते हैं एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ए से हमने अपने मोशन को परफॉर्म किया, स्टार्ट किया। जैसे ही हमने मोशन स्टार्ट किया पॉइंट ए पे फर्दर हमने टी टाइम में पहुँच गए। कितने टाइम में? टी टाइम। फिर अपना मोशन ए से स्टार्ट किया, फिर पॉइंट ए पे पहुंचे, फिर से हमने क्या किया टी टाइम में पहुंच गए। फिर हमने फिर ए से स्टार्ट किया, फिर हम ए पे पहुंचे टी टाइम में। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये यूनिफॉर्म क्या है? सर्कुलर मोशन है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ए पॉइंट से ए पॉइंट में पहुंचने के लिए वो टी टाइम ले रहा है और उसने जितने भी आप कर सकते हैं सर्कल राउंड को कंप्लीट किया, जितने भी वहाँ पे क्या किया राउंड को कंप्लीट किया, सभी राउंड्स हमारे क्या हैं टी टाइम में ही क्या हो रहे हैं कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई भी फंक्शन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीटिंग प्रॉपर्टी शो करता है हम उसे क्या कहेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझने के बाद हम समझते हैं ऑसिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे ऑसिलेशन की अगर हम बात करें, देखिए ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो ऑसिलेशन यहाँ पे अगर ऑसिलेशन की बात किया जाए तो जो आपका ऑसिलेशन है यहाँ पे जो इसकी मीनिंग है, यहाँ पे जो मोशन है, यहाँ पे जो आपका मोशन होना चाहिए वो आपका टू एंड फ्रो टाइप्स का मोशन होना चाहिए। कैसा मोशन होना चाहिए? टू एंड फ्रो टाइप्स का मोशन होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम, जैसे हम आपकी बात करें सिंपल पेंडुलम, ये देखिए हम मान लेते हैं ये आपका क्या है? सिंपल पेंडुलम है। अब ये क्या करेगा? ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। हम मान लेते हैं ये आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो मूवमेंट करके इस पॉइंट पे पहुंच गया, देन ये मूवमेंट करके इस पॉइंट पे। अब देखिए ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, जो पेंडुलम हमारा इस पॉइंट पे होना चाहिए था, अब वो क्या करे, ये यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद फिर ये डिस्टेंस इतना ट्रेवल करता है। अब ये देखिए फिक्स टाइम इंटरवल में आप देखते हैं ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पहुँचती है, फिर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ पे पहुँचती है। देन ये क्या कर अपना एक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। इसी मोशन को हम लोग क्या करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। इसी मोशन को हम लोग क्या करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। आइए आगे अगर हम बात करें कि पहली और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन को कब परफॉर्म करेगा? पीरियोडिक मोशन को कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी तभी परफॉर्म कर सकता है जब उसके मोशन के दौरान किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस ना हो, किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस ना हो। देन वो बॉडी क्या करेगा? ट्रू एंड फ्रो क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं हमने यहाँ से अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया, अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट की, लेकिन कुछ समय के बाद हमारी एनर्जी कम होती गई। जब हमारी एनर्जी कम होगी तो हमारी स्पीड कम होगी। जब हमारी स्पीड कम होगी क्या हम उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी पर्टिकुलर टाइम में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच, क्योंकि हमारी टाइम क्या हो गई, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है और हमारा टाइम क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जाएगा उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और कुछ समय के बाद ऐसा भी हो सकता है हम क्या करें? हम मोशन करें ही ना, क्योंकि हमारी एनर्जी एकदम कंप्लीटली क्या हो जाए? 100% लॉस हो जाए, 100% लॉस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जो सिंपल पेंडुलम है ये हमारा क्या कर रहा है? पॉइंट अगर हम O से A पे आता है, A से फिर O पे जाता है, O से फिर B पे जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर टाइम का लॉस स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे सॉरी टाइम का नहीं, अगर यहाँ पे अगर हम बात एनर्जी लॉस स्टार्ट हो जाए तो एनर्जी लॉस करने के बाद हम मानते हैं पॉइंट A तक आती है बॉल आने के बाद पेंडुलम का, उसके बाद वो क्या पॉइंट B तक जाएगी, फिर से क्या एनर्जी, अब इसमें उसने कुछ लॉस किया, एनर्जी जैसे ही कुछ लॉस किया तो अब जो हमारा कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ पे आना चाहिए था अब वो मोमेंट पूरा यहाँ तक ना होकर थोड़ा सा इससे कम होगा, क्योंकि एनर्जी अब उतनी रही नहीं है बॉडी के अंदर, वो उतना मोशन कैसे परफॉर्म करेगा। उसके बाद कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो सिंपल पेंडुलम होगा वो एट रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा, वो एट क्या हो जाएगा? रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेस्ट। तो इसलिए हमारा कोई भी बॉडी होना चाहिए अगर वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है देन उसमें किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया? ऑसिलेशन हो गया, और ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई या पीरियोडिक मोशन हो गया। अब यहाँ पे
अगर हम आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं कि क्या सभी पीरियोडिक मोशन आपके ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? क्या सभी पीरियोडिक मोशन आपके ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? अभी आपने समझा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी रिपीट होती है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पीरियोडिक कहेंगे। और ऑसिलेटरी में क्या देखा आप यहाँ पे देखा, जो ऑसिलेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे कैसा होना चाहिए? टू एंड फ्रो। अगर टू एंड फ्रो मोशन ही होता है देन हम उसे क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे कि जब वो मोशन हमारा कैसा हो? टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सिंपल पेंडुलम जिसका एग्जांपल है, आप जनरली आप घर में जो घड़ी होती है आप देख सकते हैं, वो आपका सिंपल पेंडुलम की तरह मूवमेंट करता रहता है। इसे ही क्या करती है? ऑसिलेशन करता रहता है। आप एक देखते हैं फिक्स टाइम इंटरवल में आप देखते हैं आपने एक रेगुलर डिस्टेंस को क्या करता है? ट्रेवल करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हमारा ऑसिलेटरी मोशन और क्या पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं? क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं? अगर हम आपसे क्वेश्चन करें तो आप कह सकते हैं कि सभी पीरियोडिक मोशन हो सकते नहीं है। क्या हो नहीं हो सकते? सभी पीरियोडिक मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन हो सकता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सभी पीरियोडिक मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन है, मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन हमारा क्या है? पीरियोडिक मोशन है। जैसे आपको हमने बताया, ये देखिए ये पार्टिकल्स के एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं हो रहा है। कैसा मूवमेंट? टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे क्या ये पीरियोडिक मोशन है, आप कहेंगे जी हाँ ये पीरियोडिक मोशन है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉडी क्या है? ये एक पीरियोडिक मोशन तो परफॉर्म ही कर रहा है, ये एक पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ कैसा है? ये ऑसिलेटरी मोशन को भी परफॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पीरियोडिक मोशन हमारे ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन हमारे क्या हो सकते हैं? पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर हम बात करें, ये देखिए जैसे एक बाउल ले लेते हैं, बाउल हमने लेने के बाद अगर हम उसमें कोई बॉल रखते हैं, कोई बॉल लेते हैं, तो ये बॉल किस पोजीशन पे रहना पसंद करेगा? ये अपने मिड पोजीशन पे रहना पसंद करेगा। किस पे रहेगा? मिड पोजीशन, या इसी को हम लोग मेन पॉइंट कर सकते हैं, हाँ भैया मेन पॉइंट कर सकते हैं। नहीं, अब जब यहाँ पे मेन पॉइंट होगा तो यहाँ पे हमारी जो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है? टोटली जीरो है। अगर जैसे ही हमने इस बॉल को इस पॉइंट तक लेके गए, और इस पॉइंट पे हम ले जाने के बाद हमने बॉल को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। बॉल को हमने जैसे ड्रॉप किया, बॉल क्या करेगा? फिर से नीचे आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये बॉल क्या करेगा? ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिर से क्या हो जाएगा? रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा। क्यों रेस्ट पोजीशन? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का आपका लॉस हो रहा है, अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो बॉल यहाँ से आता, यहाँ पहुँचता, यहाँ से फिर इतना ही डिस्टेंस पे ट्रेवल करता, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे जाता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ पे जाता, फिर यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए बॉडी कंटिन्यू आपका मोशन ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे परफॉर्म करता है। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस होगा तो बॉल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये बॉल यहाँ पे जाएगा, फिर बॉल यहाँ पे आएगा, 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 फिर अपनी रेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात, जब एनर्जी का लॉस होगा तो हमारा बॉल क्या हो जाएगा? अपने मिड पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी होगा, कोई भी पार्टिकल्स होगा, वो अपने मिड पॉइंट पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। कोई भी बॉडी होगा, कोई भी फंक्शन होगा, वो अपने किसी मिड पोजीशन को या कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। आइए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें? स्प्रिंग, या कोई भी एक रबर ले लें, जनरली आप देखते हैं अगर हमारे पास स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। स्प्रिंग को हम लोग क्या स्ट्रेच, ये मान लेते हैं ये हमारी कोई भी स्प्रिंग हो गई, हाँ उसकी हाइट क्या है? यही है, उसका हाइट क्या है? अब जैसे ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है, ये इसका क्या होगा? मिड पॉइंट हो गया, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये इसका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब हमने ये पार्टिकल्स ये हो गए, अब हमने क्या किया? इसमें स्ट्रेचिंग करना शुरू किया।
हमने इसको यहाँ पे ले गया और स्ट्रेच करके ड्रॉप कर दिया। जैसे ही स्ट्रेचिंग किया, अब ये पार्टिकल्स क्या करेगा, ये तुरंत अंदर की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे मोशन शुरू करेगा कि नहीं शुरू करेगा। अब ये देखिए, जैसे ही आपने स्प्रिंग में आपने एक तरफ से खिंचाव किया, वो क्या किया, तुरंत वाइब्रेशन स्टार्ट करना, तुरंत उसने क्या किया, वाइब्रेशंस को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आप देखते हैं, और जो वाइब्रेशंस होगा वो इसके मिड पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड होगा, जिसको हम लोग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बहुत अच्छे से समझे हैं, जिसको हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बहुत अच्छे से समझे हैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं। हाँ, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हमारे क्या होते हैं, वो अपने मिड पॉइंट के अराउंड क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो जैसे ही मिड पॉइंट अराउंड स्ट्रेच करेगा, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे ये इस प्रकार का मोशन परफॉर्म करता रहेगा, और जैसे वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, जैसे उसका टोटल फोर्स समय के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने जैसे वो मिड पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को मेंटेन कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल स्टेट में, वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, स्टेबल स्टेट में या स्थिर अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी आपको एक पॉइंट बताया, हमने इस पॉइंट को यहाँ से, यह जो इसकी लेंथ थी, यह इसकी क्या थी, जो लेंथ थी, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट था, हमने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। हमने इस एटम्स को क्या किया, स्ट्रेच किया, या हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेचिंग हमने किया। जैसे स्ट्रेचिंग किया, अब बताइए, स्ट्रेचिंग करने के लिए हमने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया होगा। अब जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया और इसके एक्सट्रीम पोजीशन तक, कह सकते हैं मैक्सिमम पोजीशन तक हमने लेके गए, जैसे ही हमने लेके गया और हमने पार्टिकल्स को जैसे ही छोड़ दिया, वो क्या किया, तुरंत मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट शो करने लगा। क्या शो करने लगा, डिस्प्लेसमेंट शो करने लगा। और जो डिस्प्लेसमेंट शो किया, वो क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने क्या किया, फोर्स को इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या हो गया, इधर की तरफ गया। तो हमारे फोर्स से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया किसी भी पार्टिकल्स को, वो क्या करता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। और इसी प्रॉपर्टीज को किसने बताया था, हुक्स द्वारा बताया गया था। इसीलिए इसे हम लोग हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। वो हुक्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे रेस्टोरिंग फोर्स, इस फोर्स का क्या नाम देते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। हुक्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे रेस्टोरिंग फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी पे हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव साइन को यूज कर दिया। हमने किस साइन को यूज किया, नेगेटिव साइन, जो बता रहा है हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो x होगा वो x की पावर n होगा। जो x की पावर क्या होगी, n होगी। और जहाँ n की वैल्यू, जहाँ पे अगर n की वैल्यू की बात करें, वो आपका ऑड नंबर होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अब देखिए 1, 5, 7 इसलिए होगा क्योंकि अगर हम कोई भी इवन नंबर रख देंगे, तो इवन नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जबकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे कैसी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, जो हमें ये बता सके कि जो हमारा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये देखिए, ये हमारी वैल्यू होती चली जाएगी। अब देखिए, अगर यहीं पे हम बात करें, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x की पावर n। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसे हम k नाम देंगे, और वो होगा x पावर n। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा k है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट। ये हमारा क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट। और यहीं पे अगर हम फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन करें, फोर्स कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं k = f अपॉन x। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, नॉट एरिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। पर यूनिट किसके, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा कौन, हमारा फोर्स कांस्टेंट।
ये रही आपकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है। अभी हमने क्या किया, हार्मोनिक को डिफाइन कर दिया, ऑसिलेटर को डिफाइन कर दिया, लेकिन सिंपल को नहीं डिफाइन किया। हमने सिंपल को अभी डिफाइन नहीं किया। आइए सिंपल टर्म को भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। आइए पहले इसको थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए हमने क्या लिखा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर माइनस n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इक्वल टू k माइनस x पावर n। तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस के एक्स हो सकता है। हाँ, अगर x की वैल्यू हमने 3 रख दिया तो हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर क्यूब, लिख सकते नहीं लिख सकते। अगर 5 लिख दिया तो के एक्स पावर 5, अगर 7 रखते माइनस के एक्स पावर 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं सिंपल। तो जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, अगर इस पूरे वैल्यू में सबसे सिंपल वैल्यू क्या है, ये सबसे सिंपल वैल्यू क्या है, ये सब हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ये सब वैल्यू हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं और इसी रीजन की वजह से हम लोग इसका नाम दिए हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो यहाँ पे समझने में आए कि सिंपल किस लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला का यूज करते हैं। हार्मोनिक क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक मोशन हो रहा है। ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है। समझ में आई बात। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर सकते हैं, सिंपल पीरियोडिक ऑसिलेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा किसको गवर्न कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं, हुक्स लॉ को समझते हैं, फोर्स कांस्टेंट को समझते हैं, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स का कितनी एनर्जी होती है, जो कि हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा डिफाइन किया गया है, जो कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू डिसाइड किया गया है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल होता क्या है, ये आया कहाँ से, कैसी इसकी रचना कर सकते हैं, कैसे इसको बनाया गया, या इसमें क्या रीज़न होते हैं। हमने इसका नाम दिया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन होता है क्या रीज़न है, किसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, किसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं कहते। तो इन सभी चीज़ों को हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक वर्ड को हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मैक्सिमम दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। यहाँ पे अगर हम बात, कुछ लोग हमसे मिलते हैं, हमें तमाम प्रकार के सजेशन देते रहते हैं। बच्चों का कहना होता है, लोगों का कहना होता है, भैया आप जो वीडियो बनाते हैं ये कंटेंट कुछ बच्चों को ही पसंद आता होगा, कोई ऐसा कंटेंट लाइए जो सबको पसंद है। कह सकते हैं कि हम मोटिवेशनल वीडियो बनाएं, या किसी ऐसा वीडियो बनाएं लोग एंटरटेनमेंट करें, तो एंटरटेनिंग वीडियो बनाएं, या किसी स्टोरी पे वीडियो बनाएं, या कुछ कॉमेडी पे वीडियो बनाएं, या कुछ अदर चीज़ों पर वीडियो बनाएं। लेकिन हम आपको ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ जानकारी मिल रही है, यहाँ पे हमको कुछ जानकारी मिल रही है। व्यूज़ आपको पसंद आएगा तो व्यूज़ हमारे बढ़ते चले जाएंगे, सब्सक्राइबर आपको पसंद आएंगे, आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मोटिवेशन, कॉमेडी, ये तो आपको कुछ समय के लिए क्या करेगा, खुशियाँ देगा, आप मुस्कुराएंगे, उसके बाद फिर क्या होंगे, अपने लाइफ में इंगेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको पढ़े रहेंगे, अगर आप इसको पढ़े रहेंगे, आप इसको क्या करेंगे, किसी और को बताएंगे, अगर पसंद आएगा आप अपने दोस्तों को बताएंगे, वहाँ से हो सकता है ये नॉलेज उस बच्चे से दूसरे बच्चों तक जाए, और दूसरे बच्चे से किसी और बच्चे तक जाए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से हमको कुछ जानकारी हो रही है, लोगों में कुछ सीखने को मिल रही है, और आप ही लोग के माध्यम से हमको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, जो हम आपको समझाने के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मोटिवेशनल वीडियो, कॉमेडी वीडियो, यहाँ पे हमको बहुत अच्छी एक लाइन याद आ जाए कि लोग कहते हैं कि हमको पढ़ाई के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा, हमको पढ़ाई होने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। एक सिंपल चीज़ याद रखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को भूख लगेगी तो उसे खाना खाना ही है। किसी व्यक्ति को भूख लगी तो उसे खाना खाने की ही पड़ेगी, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे थोड़ी कहना पड़ेगा भैया तुम खाना खा लो, क्योंकि उसको भूख लगी है। और उस टाइम कहते हैं ना, अच्छा खराब खाना भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसको क्या भूख लगी है। और जब आदमी का पेट भरा होता है, जब व्यक्ति का पेट भरा होता है, अच्छा खाना भी उसको खराब लगता है। तो इसलिए जब आपको ज़रूरत होगी आप खुद पढ़ोगे, किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहा जाए
आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अच्छा लगे तो सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, जितने फ्रेंड्स को, क्योंकि आपके थ्रू किसी और को भी जानकारी मिल सकती है। आइए अब हम अपने टॉपिक को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर थ्योरी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर थ्योरी, इन ए मॉलिक्यूल्स टू एटम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कर सकते एटम्स हमारे क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को परफॉर्म करते हैं। कब? व्हेन द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी इन मिड आईआर रीजन। हम लोग ने जब फीचर्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बात किया था जो मिड आईआर रीजन में ही हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलता है। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, मिड आईआर रीजन में एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, देन वो क्या करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हमारे शो करेंगे, देन ओनली वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अकर एंड वी गेट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। देन हमारा क्या होगा, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हमारा होगा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अकर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एटम गेट डिस्टर्ब। अब ये देखिए हमने क्या किया आपसे कि हम मान लिया कि हमारे दो एटम है, M1 और M2 हमारे पास क्या है, दो एटम है, ये A और B। मान लेते हैं ये क्या है, हमारे R डिस्टेंस पे है, ये किस डिस्टेंस पे R, यही इनका क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हम मान लेते हैं क्या है इनका, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये एटम इसी पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे, ये एटम इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इनका क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जैसे ही हम इनको मिड आईआर रीजन में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, मिड आईआर रीजन। मिड आईआर रीजन क्या होता है, जब हमारा लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 800 नैनोमीटर होता है। कितना? जब हमारा लेमडा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 800 नैनोमीटर। अब जैसे हमने इनको मिड आईआर रीजन में लेके गया, हमने मिड आईआर रीजन में लेके गए, देन ये एटम्स क्या होंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो करने लगेंगे। ये क्या, ओनली वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। देन ये पार्टिकल्स हमारे क्या करेंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को शो करने लगेंगे, और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जैसे शो करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब हम मान लेते हैं जैसे इन्होंने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हम मान लेते हैं ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये अपने इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं, ये देखिए इस x डिस्टेंस x1 पॉइंट यहाँ पे, और ये क्या हो गया, x2 पॉइंट यहाँ से क्या गया, स्ट्रेचिंग हो गई। यहाँ पे x1 और x2 पॉइंट हमारा क्या हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया। तो जब ये हमारी स्ट्रेचिंग हो गई देन क्या, इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ। इक्विलिब्रियम जब पोजीशन इनका क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो देन ये क्या करेंगे, अपने पोजीशन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। अपने मिड पोजीशन के अलॉन्ग ये क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और ये क्या करेंगे, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से पाने की कोशिश करेंगे। Some force act upon the atom to restore the equilibrium position। अब जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब किए, ये क्या किए, एनर्जी एब्जॉर्ब किए, ये क्या है, अपने डिस्टेंस से ये यहाँ पे आ गए। अपने डिस्टेंस से क्या हुआ, x2 डिस्टेंस हमारा एनर्जी बढ़ गई कि नहीं, x2 डिस्टेंस से हमारी एनर्जी बढ़ गई, और जैसे ये x2 डिस्टेंस से गए, दूर गए, देन इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा जो इनके क्या करेंगे, मिड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का काम करेगा, जो इनको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का काम करेगा। और सच फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। सच फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या करें, और रिस्टोरिंग फोर्स, इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इक्विलिब्रियम के पोजीशन डिस्टर्ब होने के बाद एटम्स को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए क्या करता है, वर्क करता है। आप कर सकते हैं, ये हमारे एटम थे, हमने मिड आईआर रीजन गए, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मान लेते हैं कि क्या हो गया, ये एक्सपैंड कर गया, ये क्या हो गया, इलॉन्गेशन हो गया। इलॉन्गेशन होने के बाद अब ये हमने क्या कहा कि अब ये फोर्स एक वर्क करेगा, जो फोर्स उनके ऊपर वर्क करेगा वो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कर सकते हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। और इसी को कौन गवर्न करता है, हुक्स लॉ। इसी को कौन गवर्न करता है, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ की अगर हम बात करें, हुक्स लॉ क्या कहता है, हमने बताया अभी आपको कि इनटू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स directly proportional to the displacement of atoms from the equilibrium position।
फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहता है हुक्स लॉ कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितना एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, हम लोग इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस का K इंटू एक्स। क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस K इंटू एक्स। वेयर जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F हमारा क्या होता है, हमारा F क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, RESTORIN, रिस्टोरिंग फोर्स। और हमारा K क्या होता है, K हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है। K हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। X क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। X हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और हमारा नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या होता है, हुक्स लॉ। अब इसी हुक्स लॉ को हम लोग फर्दर क्या करें, अगर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स। क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स। जहाँ पे अगर हम लोग x को क्या ले लें, 1 यूनिट ले लें, x को क्या ले लें, 1 यूनिट, तो हमारा जो K की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो फोर्स कांस्टेंट। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कह सकते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या कर सकते हैं भैया, फोर्स कांस्टेंट। अब यहाँ बात करते हैं जो हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी फोर्स कांस्टेंट, अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हम कह सकते हैं हमारा जो बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। R की वैल्यू, बॉन्ड डिस्टेंस हमारा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हम कह सकते हैं जो बॉन्ड लेंथ है हमारा क्या है, बॉन्ड हमारा दो एटम्स के बीच जो बना हुआ है वो क्या है, वीक बॉन्ड है। तो इसी के साथ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हुक्स मेथड के द्वारा समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एनर्जी लेवल। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।